हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिपाल। सामान्य दिन की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि व्यवस्था। इस टॉपिक में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चयन किया गया है जो कि आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो भारतीय कृषि का इतिहास MS रंधावा ने लिखा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बताइए। तो ये है 20 है। भारत को एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र के हिसाब से 20 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर 20 जोन बनाए गए हैं एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर खेती होती है? तो भारत में कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर खेती होती है। 51% भाग पर भारत में खेती कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो भारत में वन 21% है। 21% क्षेत्र पर भारत में वन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कृषि को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? संविधान में कृषि को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो जो कृषि जो भाग है, जो कार्य है, ये राज्य सूची के क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत में पहले कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी 1947 में भारत में, तो उसमें जो प्रथम जो कृषि मंत्री बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन कौन सी फसल होती है? तो सबसे अधिक यहाँ पर धान की खेती होती है। धान की फसल सबसे अधिक क्षेत्र पर उत्पादित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चावल के कटोरे के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में चावल के कटोरे के नाम से कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जाना जाता है। जो दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियां हैं, उनका जो डेल्टा क्षेत्र है उसको चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। दूसरे नंबर पर, प्रथम स्थान पर चाइना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि पर कितने प्रतिशत में गेहूं की फसल होती है? तो भारत में कुल कृषि योग्य भूमि पर, जैसे हमने कहा कि 51% भाग पर जो है यहाँ पर इंडिया में कृषि कार्य होता है, और इस 51% भाग में भी कितने, यानी कि इसका जो कुल जो कृषि योग्य जो भूमि क्षेत्र है उसका 15% यानी कि 15% भाग पर केवल गेहूं की खेती ही होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो इसका आंसर होगा पंजाब। आप क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें कि उसमें प्रथम स्थान किस हिसाब से पूछा गया है। अगर पूछा गया है कुल उत्पादन के हिसाब से तो आप प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश आएगा। अगर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन पूछा है तो पंजाब उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति में सबसे अधिक कौन सी फसल का उत्पादन हुआ है? तो हरित क्रांति में सबसे अधिक गेहूं और चावल की फसल का उत्पादन हुआ है। गेहूं और चावल की फसल का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। 1967 और 68 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई है वो 1983-84 में हुई। 1983-1984 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलहन प्रौद्योगिकी की शुरुआत कब हुई? जो तिलहन प्रौद्योगिकी है, तिलहन प्रौद्योगिकी की शुरुआत कब हुई? तो 1986 में हुई। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो चीन का है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो चीन का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे अधिक उपभोक्ता देश कौन सा है? तो ये भी चीन है। यानी कि चीन में सबसे अधिक उत्पादन भी होता है और सबसे अधिक उपभोक्ता भी जो चीन है, इसकी जो डिमांड है वो भी चीन के अंदर ही है। उपभोग करने वाली भी चीन में ही है और पैदावार करने वाली इसकी जो पैदाइश होती है, जो पैदा होता है तंबाकू,
उत्पादन किया जाता है वो भी चीन में ही किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, फलों व सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसको क्यूरिंग कहा जाता है। जो तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उनको सुखा करके तंबाकू बनाया जाता है, जो तैयार किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहा जाता है। जिसमें चूना वगैरह लगाया जाता है, इसको सुखाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग कौन से तत्व की कमी के कारण होता है? धान में देखा जाता है सामान्यतः कि खैरा रोग लग जाता है, तो वह खैरा रोग जो है किसकी कमी के कारण लगता है? जस्ते की कमी के कारण लगता है। एक बात हो रहा है कि हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जो मिट्टी के अंदर मुख्य रूप से जो पूछा जाता है कि कौन से तत्वों की कमी होती है, मिलती है, तो यहाँ पर जस्ते की कमी ज़्यादातर मिलती है। हमारा क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग कौन से तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, मक्का में व्हाइट बर्ड नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये भी जस्ते की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व होना चाहिए? जो दलहनी फसल का उत्पादन करते हैं तो उसमें कौन सी तत्व का होना जरूरी है? कौन सा तत्व होना चाहिए भूमि के अंदर? तो कोबाल्ट होना चाहिए। कोबाल्ट तत्वों की भरपूरता होनी चाहिए उस भूमि में जहाँ पर दलहनी फसल का उत्पादन लिया जाता है। अन्न भंडार करते समय दानों में नमी कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए? तो 10% से कम होनी चाहिए। जो अन्न भंडार किया जाता है, जो स्टोरेज किया जाता है, तो उस समय जो ड्राई होना चाहिए, अन्न अधिक से अधिक ड्राई होना चाहिए और नमी सिर्फ 10% से कम ही रहे। मैंने 10% से कम नमी होनी चाहिए। अगर 10% से अधिक नमी होती है तो अन्न के खराब होने की संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, रबी की फसल कौन से माह में बोई जाती है और काटी जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर और नवंबर के माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल माह में ये काटी जाती है। देखते हैं कि जैसे गेहूं है, तो गेहूं की जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो इस प्रकार से गेहूं जो है वह रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रबी की कौन कौन सी फसलें हैं? रबी की कौन कौन सी फसलें हैं? तो हम यहाँ देखते हैं रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई गेहूं की महत्वपूर्ण फसलें हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू और राई। एक बार फिर देख लेते हैं रबी की कौन कौन सी फसल होती हैं। तो रबी की गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई, यह रबी की महत्वपूर्ण फसलें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, खरीफ की फसल कौन से माह में बोई जाती है? खरीफ की फसल कौन से माह में बोई जाती है और काटी जाती है? इसका आंसर है तो जून जुलाई माह में खरीफ की फसल बोई जाती है और नवंबर एवं दिसंबर में खरीफ की फसल काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खरीफ की कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें हैं? खरीफ की कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें हैं? तो ये देखते हैं, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा और मक्का, अरहर, ये खरीफ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं, खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं? तो खरीफ की महत्वपूर्ण फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर है। अगला क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन से माह में बोई जाती है? जायद की फसल कौन से माह में बोई जाती है और काटी जाती है? तो देखो, मई और जून के माह में जायद की फसलें बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त तक वह काट ली जाती हैं। सितंबर तक ज़्यादा क्या होता है, वो सितंबर तक पहुंचती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में वह काट ली जाती है। ये होती है जायद की फसल। और जायद की फसल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है, ज़्यादातर जो बेल वाली फसलें जो होती हैं, बरसात के दिनों में जो उगाई जाती हैं बेल वाली फसलें, वो सब जायद की फसल में आती हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण फसलें हैं, देखते हैं। जायद की फसलें कोई नाम बताइए? तो राई, मक्का, ज्वार, जूट, मंडुवा, ये सब जो फसलें हैं वह जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोपोनिक्स फसल कौन सी होती है? हाइड्रोपोनिक्स फसल किसे कहते हैं? तो जल में पौधों को उगाना, जो जल में पौधों को उगाया जाता है, तो उस विधि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स फसल उसको कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, एरोपोनिक किस प्रकार की खेती होती है? एरोपोनिक किस प्रकार की खेती होती है?
तो एरोपोटिक हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना, जो हवा में पौधों को उगाए जाते हैं वो एरोपोटिक प्रकार की फसल कही जाती है, खेती कही जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरजमुखी की फसल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? सूरजमुखी की फसल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य का स्थान प्रथम स्थान है सूरजमुखी फसल के उत्पादन करने में। सूरजमुखी से तेल भी निकाला जाता है, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उससे तेल भी निकाला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है, बायोडीजल उत्पादन से है, जिसमें जैसे कि जेड्रोपा एक पौधा होता है, जेड्रोपा, जिसके जेड्रोपा के बीजों से बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो कृष्ण क्रांति के माध्यम से बायोडीजल को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया था, अभियान चलाया गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित कृष्ण क्रांति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटा अनाज उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? मोटा अनाज उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान में मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, एग मार्क का संबंध किससे है? एग मार्क, जो एग मार्क होता है, एक मार्क होता है, लोगो होता है, जो गुणवत्ता जो की गारंटी के आधार पर वह मोहर लगाई जाती है। तो एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है। गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है एग मार्क। नेक्स्ट, पूसा सुंगधा, पूसा सुंगधा 5 किस प्रकार की फसल है? ये किस किस्म की फसल है? ये है पूसा सुंगधा 5 किस फसल की किस्म है? पूसा सुंगधा 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह धान की फसल है, धान की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन हमारा, बारानी द्वीप कौन सी फसल की किस्म है? तो यह भी धान की किस्म है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहाँ पर कपास की खेती के कारण उस जिले को सोने का क्षेत्र कहा जाता है? सोने का क्षेत्र कहा जाता है। तो यह है उज्जैन शाजापुर। उज्जैन शाजापुर को सोने का क्षेत्र कहा जाता है कपास की खेती के कारण। वहाँ पर बहुत अधिक कपास की खेती होती है और जो उसकी जो रेशे होते हैं वो भी काफ़ी लंबे होते हैं। कपास की जो गुणवत्ता नापी जाती है वो उसके रेशों की लंबाई के आधार पर नापी जाती है। जितने ज़्यादा लंबे रेशे होंगे उतनी अच्छी गुणवत्ता की कपास मानी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की प्रथम चीनी मिल कब और कहाँ पर स्थापित की गई? भारत की प्रथम चीनी मिल कब और कहाँ पर स्थापित की गई? तो भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में, प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में 1903 ईस्वी में स्थापित की गई। 1903 ईस्वी में स्थापित की गई प्रथम चीनी मिल और स्थान है प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान का है। सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौशल प्रजाति कौन सी फसल है? कौशल प्रजाति कौन सी फसल की प्रजाति है? तो ये मूंगफली की है। कौशल प्रजाति किस फसल की प्रजाति है? मूंगफली की प्रजाति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, रेशम कीड़े का कुल जीवन काल कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेशम कीड़े का कुल जीवन काल कितना होता है? तो रेशम कीड़े का कुल जीवन काल 50 दिन होता है। 50 दिन 50 दिन होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे 51 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स जितने भी तैयारी करने वाले फ्रेंड्स हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचाइए और निश्चित रूप से आपको एक दिन सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।